हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आएगा। यानी आपके 10th क्लास के बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आसानी से आप लोग देखेंगे, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना के इस चैनल पे डाला हूं, आप लोग उसे देख लीजिए। सब्जेक्टिव के लिए बस इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बन जाएगा। ध्यान देंगे। हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज 1 में जो है, इसमें क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पहला इसमें पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन सूत्र से एचसीएफ निकाले। पूछेगा यूक्लिड विभाजन सूत्र से एचसीएफ निकाले। अगर क्वेश्चन पूछता है कि यूक्लिड विभाजन सूत्र से एचसीएफ निकाले, दे 225 और 135 का यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालें। जब यूक्लिड विभाजन सूत्र से कह दे एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप लोग इसमें फॉर्मूला का अप्लाई कीजिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए के जगह पर 225, बी के जगह पर 135 और क्यू के जगह पर 135 में 1 से गुना कर देंगे तो 135। 225 में से 135 गया तो यहां पर लिख देंगे 90। जब तक जीरो नहीं आता इस कहानी को बढ़ाते जाते हैं। 135 का 135, ये 90 हमारा बी कहलाता और इसमें 1 से गुना कर देंगे तो 90 का 90, 135 में से 90 गया तो 45, फिर यहां पर 90, फिर यहां पर 45 गुने 2, यानी कट गया पूरा 45 दूना 90, 90 में से 90 गया तो 0 आ गया। अब हमारा लास्ट में कटा, तो लास्ट में मेरा कितना से कटा, 45 से कटा। ये हमारा एचसीएफ। तो यूक्लिड विभाजन सूत्र से अगर आपके एग्जाम में एचसीएफ पूछता है तो एचसीएफ का सूत्र आप लोग लगाइएगा, यूक्लिड का सूत्र लगाइएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो बड़ा होता है वो ए है, जो छोटा होता है वो बी है। ए बराबर 225 का 225, बी के जगह पर 135। 135 में अपने तरफ से वैसे अंकों से गुना करना कि गुना करने के बाद वह ए 225 आए या 225 से कम आए। तो 1 से गुना करेंगे तो 135, 225 में से 135 गया तो 90। जब तक यहां जीरो नहीं आएगा बढ़ाते जाएंगे, यानी कि यहां पर लिख देंगे 135, यहां पर फिर लिखेंगे 90, 90 में 1 से गुना किए 90, 135 में से 90 गया तो कितना जी, 45। फिर यहां पे 90, फिर 45 गुने 2 कर देंगे 45 गुना 90, 90 में से 90 गया तो 0, यानी कि एचसीएफ आपका कितना आ गया जी, 45। चलिए एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इस तरह का तो बन जाएगा। इसी पर एक बना के आप लोग कोशिश कर लीजिएगा 420 और 120, 420 और 120 इसको बनाकर इसका एचसीएफ निकालकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर इसका एचसीएफ ये हुआ। ठीक है जी, ये बनेगा। उसके बाद एग्जाम में देता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्या देता है। कहेगा 50 और 120 का मौसा और लौसा, मौसा और लौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले। आपके एग्जाम में 2 नंबर का ए भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 50 और 120 का मौसा और लौसा ज्ञात करें किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप क्या कीजिएगा कि 50 का गुणनखंड तोड़िएगा, 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5। 120 का तोड़िएगा, 2 से कितना जी, तो 60, फिर 2 से तोड़िएगा तो 30, फिर 2 से तोड़िएगा तो 15, फिर 3 से तोड़िएगा तो 5, यानी कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड इस तरह तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद क्या कीजिएगा, 50 के लिए लिखिएगा 2 गुने 5 के पावर 2, 120 के लिए लिखिएगा 2 के पावर 3 गुने 5 लिख दीजिएगा। अब आपको इसमें मौसा जब ज्ञात करना है तो मौसा में देखते हैं कि दोनों में कौन है। इसमें 2 है, इसमें 2 के पावर 3 है, तो दोनों में 2 के पावर 1 दोनों में है तो 2 ले लेंगे जो दोनों में हो। इसमें देखिए 5 के पावर 2 है, इसमें 5 के पावर 1 है, तो दोनों में 1 5 दोनों में है तो 1 5 ले लेंगे जो दोनों में हो।
इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो दोनों में होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, उसी को निकाल के गुना कर देना है, यानी 5 दूना 10 आपका आंसर हो गया। अगर आपसे इसमें पूछा जाए, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसका लॉसा क्या होगा, तो लॉसा के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो होगा उसमें सबसे अधिक वाले को लेते हैं। तो यहां पे 2 है, यहां पे 2 के पावर 3 है, तो हम 2 के पावर 3 लेंगे। यहां है 5 के पावर 2 है, यहां 5 के पावर 1 है, तो हम 5 के पावर 2 लेंगे। यहां पर 3 जो बच जाता है उसको भी लास्ट में गुना कर देते हैं, यानी कि बच गया मेरा 3, तो 3 से गुना कर देंगे। फिर से समझेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर कहे एचसीएफ निकालने के लिए, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि दोनों में कौन संख्या कॉमन है, दोनों में कौन संख्या कॉमन है। 3 को होगा तो तीनों में कौन संख्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिख देंगे। इसमें 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 3 है, यानी दोनों में क्या है, तो 2 के पावर 1 दोनों में है, तो 2 लिख देंगे। यहां 5 के पावर 2 है, यहां 5 1 है, यानी दोनों में 1 5 है, तो 1 5 लिख देंगे। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो 3 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमारा मौसा हो गया। लॉसा के लिए जो दोनों में होगा उसमें सबसे ज्यादा वाले को लेते हैं, लास्ट में जो बच जाता है उससे गुना कर देते हैं। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, 5 के पावर 1, तो 5 के पावर 2, जो बच गया 3 उससे 3 से भी गुना कर देंगे, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 5 25 गुने 3, 25 8 है 200 गुने 3, यानी कि 600 आपका आंसर हो गया। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन सूत्र से एचसीएफ निकाले तो भी बना सकते हो। आपके एग्जाम में पूछेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकाले तो भी बना सकते हो। आपके एग्जाम में केवल पूछ दे कि 50 का अभाज्य गुणनखंड लिखे, तो 50 का इस तरह गुणनखंड लिख दीजिएगा, और 50 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दे कि 140 का गुणनखंड तोड़े, तो 2 से तोड़िएगा तो 70, फिर 2 से तोड़िएगा तो 35, फिर 5 से तोड़िएगा तो 7, यानी 140 के लिए 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन सूत्र से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, या आपके एग्जाम में पूछे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालें, मौसा और लौसा निकाले, तो भी आप लोग निकाल सकते हैं। जल्दी से बोलेंगे, आ जाएगा ना, बन जाएगा ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड से कोई भी क्वेश्चन पूछे बता सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, खूब ध्यान से देखेंगे। देगा कि दर्शाइए कि 4q या 4q + 2 एक धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन कोई आ जाए और कहे कि दर्शाइए कि ये समपूर्णांक है, या कोई विषम पूर्णांक के लिए कहानी अगर दे दे सिद्ध करने के लिए, उसको प्रमाणित करना है कि वह एक सम है कि विषम है, आपको इसके जब एग्जाम में आपके 2 नंबर में पूछे तो लिखिएगा कि माना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। खूब ध्यान से देखते चलिएगा, x एक धनात्मक पूर्णांक है। जब x मेरा धनात्मक पूर्णांक है तो हम लोग सूत्र लिखेंगे a बराबर BQ + R, यूक्लिड विभाजन सूत्र का अप्लाई कर देंगे। मेरा जब धनात्मक पूर्णांक मेरा x हो गया तो उस धनात्मक पूर्णांक में मेरा सम भी होता और विषम भी होता, हमको सम वाले को प्रूव करना है। चलिए लिख दिया a बराबर BQ + R लिख देंगे। अब यहां पर b के जगह पर देखना क्या है, तो b के जगह पर यहां 4 है। अगर हम b का मान लेते हैं 4, तो r का मान जो होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। r का मान हमेशा b से छोटा होता है, तो b का मान अगर हम लोग ले लेते हैं कितना जी 4, तो r का मान हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा। अर्थात अब इसको हम लोग सजाएंगे, लिखेंगे r = 0, तो x = 4q यानी BQ + R, तो b के जगह पर 4, q का q और r के जगह पर 0 यानी 4q का 4q। r = 1,
तो x इक्वल टू 4q प्लस 1, r इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 4q प्लस 2, r इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4q प्लस 3। इस तरह समीकरण बना लेंगे। यह समीकरण मेरा 1 हुआ, यह मेरा 2 हुआ, ये मेरा 3 हुआ, ये मेरा 4 हुआ, लिख देंगे। अब इसमें कह रहा है कि सम पूर्णांक उसको कहते हैं जिसमें 2 से भाग लगता है। इसमें देखिए समीकरण 1 यानी कि 4q में 2 से भाग दे सकते हैं, 4q प्लस 2 में हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं, 4q प्लस 1 में 2 से भाग लगेगा नहीं लगेगा। यानी समीकरण 1 में और समीकरण 3 में ये दोनों में 2 से भाग लगेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2 समपूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप में होता है। अगर इसमें कह देता है कि सम कहेगा तो हम लोग देखेंगे किसमें 2 से भाग लगेगा। अगर कहता है कि सिद्ध करे कि 4q प्लस 1 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक है तो इसको समीकरण 2 और समीकरण 3 लिख देते कि कोई यहाँ पे समीकरण 2 और समीकरण 4 2 से विभाजित नहीं है। जो 2 से विभाजित नहीं होती है तो वैसे संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो सम कहे चाहे विषम कहे इस फॉर्मेट पर आप लोग बना सकते हैं। सम कहे या विषम कहे तो आप लोग इस फॉर्मेट पर बना सकते हैं। सम कहेगा तो 4q प्लस 2 लेंगे, विषम कहेगा 4q प्लस 1 4q प्लस 3 लेंगे। अगर 4 के विषम सिद्ध करना हो तो समीकरण 2 और 4 लेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 और 4 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए इस संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा इस फॉर्मेट पे, जल्दी कमेंट करेंगे। सम विषम कहे तो बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर में पूछे तो बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग यूक्लिड विभाजन सूत्र से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उस सूत्र को कौन बनाया था? यूक्लिड ने बनाया था। किस किताब में लिखा था? तो यूक्लिड एलिमेंट्स के भाग संख्या 7 में लिखा हुआ था, जो कि कल ऑब्जेक्टिव में भी मैं बता चुका हूं। चलिए अब ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके एग्जाम में आएगा, सिद्ध करें, ये 100% पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन का टाइप है। इसी तरह पूछेगा 5 के जगह पर √5 के जगह पर √3 दे देगा, तो ये नहीं कि अरविंद सर का गेस नहीं लगा, अरविंद सर प्राय कुछ आया ही नहीं, बस √5 के जगह पर √3 दे दे, जहां जहां 5 है वहां पे 3 कर लीजिएगा। तो सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको दे दे एग्जाम में सिद्ध करने के लिए तो आप लोग फॉर्मेट लिखिएगा। सबसे पहले ऊपर माना कि √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q सअभाज्य संख्या हो, सअभाज्य संख्या हो। बाबू सअभाज्य संख्या है, P और Q सअभाज्य संख्या है और Q का मान कभी भी 0 नहीं हो। जिसमें इसको फॉर्मेट लिखना है कि सिद्ध करे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो फॉर्मेट लिखना, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q ≠ 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए, अब आपको लिखना है √5 बराबर P/Q। इसको हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे रूट को हटाने के लिए।
दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो रूट 5 का 5 हो जाता है, ए पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाता है। यहां जो क्यू स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू गुने क्यू। एक क्यू एक गुना में इधर भाग में इधर आके गुना कर जाएगा, यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या करके 5q इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू, यानी कि क्यू स्क्वायर में क्यू इंटू क्यू है, एक क्यू को इधर हमने भेज दिया, एक क्यू बच गया। अब यहां हम लोग को क्या देखना है, लिखेंगे, चूंकि हम लोग एक चीज जानते हैं कि पूर्णांक जो संख्या होती है उस पूर्णांक संख्या का गुणनफल, पूर्णांक में पूर्णांक से जब हम लोग गुना करते हैं वो तो संख्या पूर्णांक होती है, और जब दोनों सअभाज्य संख्या है, p बटा q एक सअभाज्य संख्या है, तो दोनों का जो बटा होता वह एक भिन्न संख्या है, यानी कि p पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और दोनों का बटा जब हम करेंगे, अगर ये दोनों धनात्मक संख्या सअभाज्य है तो यह संख्या हमारी भिन्न होती है, और भिन्न जो होती है वो कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होती है। जो भिन्न होती है वो कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होती है, यानी कि 5 और q एक दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक में पूर्णांक से गुना किया तो ये मेरे लिए पूर्णांक हुआ, लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू यह एक भिन्न हुआ, और भिन्न जो होता है वो कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। इसका अर्थ है कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी पूर्णांक नहीं बराबर है भिन्न के। इसका अर्थ है कि बीच में जहां जहां इसमें बराबर लिखा हुआ है वो सभी बराबर असत्य है। इसका अर्थ है कि हमने जो माना था असत्य रूप से कि रूट अंडर 5 एक परिमेय है, यानी वो परिमेय नहीं है, वो गलत माना था, इसीलिए रूट 5 एक कौन संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि 5q एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, परंतु पूर्णांक संख्या लिख लीजिएगा, यहां संख्या है, परंतु पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है, एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या, और पूर्णांक जो होता है वो कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है, इसलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि LHS इसमें RHS के बराबर नहीं है, लेकिन इसमें बराबर लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि ऊपर हमने जो माना था वो गलत माना था, इसलिए रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, यह हमारी गलत मान्य के कारण है, यह हमारी गलत मान्य के कारण है, इसलिए रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है तो ऐसे बना लीजिएगा, बस रूट अंडर, सॉरी 3 यहां लिख दिए थे, 5 यहां कर लीजिएगा। रूट अंडर 5 एक अपरिमेय, तो माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक सअभाज्य संख्या है और q का मान कभी भी 0 नहीं होता, q नॉट इक्वल टू 0। अब रूट 5 इक्वल टू 5 बटा q, सॉरी p बटा q, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो रूट 5 का 5 p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, एक इधर क्यू स्क्वायर एक को दूसरी तरफ भेज दिया, यानी 5q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू। ये 5q एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर बाई क्यू एक भिन्न है, और पूर्णांक जो होता है वो कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता है, लेकिन इस प्रश्न में हम लोग लिखे हैं कि बराबर है, कि पूर्णांक बराबर भिन्न है, गलत है। इसका अर्थ है कि हमने ऊपर जो माना था कि ये परिमेय संख्या ये भी गलत है, अर्थात रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। इसी पर अगर दे दे एग्जाम में कि सिद्ध करे कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं करना, जहां जहां पे 5 होगा वहां पे रूट 3 कर लेना है, जहां जहां पे 5 होगा वहां पे रूट 3 कर लेना है, घबराना नहीं। एग्जाम में 100% आपके 2 नंबर के एग्जाम में पूछेगा ही, आप लोग बना लीजिएगा इसको। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देगा सिद्ध करे कि 5 + 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस तरह के क्वेश्चन दे दे
कंपाउंड में दे दे जिसमें एक के साथ एक परिमेय, मान लेते हैं कि √3 अपरिमेय है और 2 उसके साथ एक परिमेय संख्या जुड़ा हो तो टोटल संख्या भी अपरिमेय कहलाता है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या जिसके मान का खोज आर्यभट्ट किए थे। अब जब ये परिमेय सिद्ध करना है तो सभी में आपको ये फॉर्मेट ऊपर वाला लिखना, इतना ये फॉर्मेट सभी में आपको लिखना है। लिखिएगा माना कि माना कि 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q एक सआभास संख्या है और Q ≠ 0, ये सब में लिखना है। इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, उतना लिख लीजिएगा ऊपर 5 प्लस उसके बाद 2√3 अब बराबर P/Q कर लीजिएगा। अब जो रूट में है उसको एक तरफ रखने के लिए बाकी को एक एक करके दूसरी तरफ भेज देना है। 5 प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, √3 बराबर P/Q -5, ये 2 गुना में इधर आ गया तो भाग कर गया। यानी कि केवल जो रूट में होगा उसको एक तरफ छांट दीजिएगा, जो रूट में होता है वह मेरे लिए अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परंतु P/Q -5/2 एक परिमेय संख्या है, बटा में है। और जो अपरिमेय होता है वो कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होता है, लेकिन इसमें बराबर लिखा है। ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, बीच में बराबर लिखा है, इसका अर्थ है कि गलत है। ऊपर क्या लिखेंगे, लिखेंगे √3 एक अपरिमेय है और ये मेरा परिमेय है, यानी कि LHS ≠ RHS, LHS ≠ RHS। इसलिए 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह हमारी त्रुटिपूर्ण मान के कारण है। इसलिए 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा सिंगल दे दे और एक इस तरह कंपाउंड जैसे दे दे। दोनों क्वेश्चन पूछेगा तो बता सकते हैं ना, जल्दी बोलेंगे, कमेंट करेंगे, बन जाएगा ना। ये 100% आपके बोर्ड में पूछेगा जी 2 नंबर में इस तरह का। अब ये नहीं कि 5 + 2√3 दिया है, एग्जाम में पूछ दे 7 + 3√6 तो कहिए कि अरविंद सर का केस नहीं लड़ा। सेम इसी फॉर्मेट पर आप लोग को बना लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। शांत अशांत दशमलव के लिए हम बताए थे कि उसका Q का गुणनखंड 2-5 होना चाहिए, और ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। जब ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए थे तो उसमें सिखाए हुए कि कैसे शांत और अशांत दशमलव को पहचानेंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ाए हुए हैं। चलिए अब आपके एग्जाम में आएगा कि द्विघात बहुपद के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछेगा। एक द्विघात बहुपद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 तथा -1/4 हो। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे, कहे कि द्विघात हेलो देखिए, तो कहेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल निम्न प्रकार है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे तो क्या आपको द्विघात बहुपद का सूत्र याद है ना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता है ना, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। यानी इसमें अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है 1/4, यानी अल्फा + बीटा दिया है 1/4 और अल्फा गुणे बीटा दिया है -1/4। सूत्र पर बैठा लेंगे, x² - अल्फा + बीटा के जगह पर 1/4 × x, अल्फा × बीटा के जगह पर -1/4 लिख देंगे। x² - x/4 प्लस माइनस माइनस 1/4, लघुत्तम निकाल देंगे। 1 4 1 का लघुत्तम 4 4 1 का लघुत्तम 4, अगर बटा में आता है तो जितना इसका लघुत्तम आएगा उससे सब में गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x²
-4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा x, फिर इसमें 4 से गुना करेंगे तो केवल 1 आ जाएगा। बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, ध्यान देंगे। इसी पर एक और क्वेश्चन बताते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसके शून्यक, कल भी बताए थे, शून्यक 3 तथा 2 है। अगर कह रहा है इसमें शून्यक दे रहा है तो अलग अलग दे दिया, यानी अल्फा के मान 3 दे दिया तो बीटा के मान 2 दे दिया। तब इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा के जगह पर 3, बीटा के जगह पर 2, 3 गुने 2 अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि सर यहां पर दे दिए 1/4 माइनस 1/4, एग्जाम में दे दे 10 और 5, तो अरविंद सर का केस नहीं लड़ा। आप लोग फॉर्मेट देख लीजिए, इस पर क्वेश्चन आएगा, बैठा लीजिएगा, बना लीजिएगा, बन जाएगा। जल्दी बोलेंगे, बनेगा ना। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। थोड़ा सा आज फास्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे। अब इसमें देता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहेगा कि px बराबर 3x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, और देगा gx x स्क्वायर माइनस 2। अब कहेगा कि px में gx से भाग करके और आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आएगा, ध्यान देंगे। तो px में gx से भाग करके आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे। आपको क्या करना है कि 3x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, इसमें आपको भाग करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। जब भाग करेंगे तो दोनों के पहला मान को बराबर करना है, इसको लाना है आपको। ये पहले से समझ लिए दिया है, और जितना आवश्यकता है यहां लिख देना है, ठीक है। तो ये लाना है, तो यहां 3 है, आपके पास 3 नहीं दिया तो सबसे पहले 3 लिखेंगे। यहां x के पावर 4 लाना है, यहां x के पावर 2 है तो आपको x के पावर 2 ले लेना है। अब 3x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x के पावर 4, फिर माइनस से प्लस, दोनों में गुना करना, माइनस से प्लस में गुना करेंगे माइनस, और 2 तिहाई 6 यानी माइनस 6x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले के सामने लिखेंगे, यानी कि माइनस 6x स्क्वायर लिख देंगे। अब घटाते हैं, घटाते तो माइनस प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, प्लस 6 में से गया 3 तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 लिख देंगे। यहां फिर देखते हैं, यहां पर प्लस 3 लाना है, आपके पास 3 नहीं है तो सबसे पहले प्लस 3 लिखेंगे। यहां x स्क्वायर लाना है, यहां x स्क्वायर आपके पास है, जब है तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 3 से केवल गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, तो 6 केवल 10 के सामने लिख देंगे, माइनस ए प्लस ए कट गया, ये 5x माइनस 10 में से 6 गया तो माइनस 4, यानी कि जब भाग देना इसको छोड़ देंगे, जब इसके पावर से इसका पावर कम हो जाएगा तो जो भागफल आता है उसको कहते हैं qx, यानी 3x स्क्वायर प्लस 3, और जो नीचे आता है उसको कहते हैं rx, इसका मान आ गया 5x माइनस 4। ऐसे क्वेश्चन आए तो बन जाएगा, एग्जाम में देगा, एग्जाम में क्वेश्चन देगा इस तरह के। ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा कि आपको px में gx से भाग करके भागफल और शेषफल ज्ञात करें, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, भाग करके भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जल्दी बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9। आपके द्विघात समीकरण में, ये हम सारांश पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में देगा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात करें, मूल की प्रकृति ज्ञात करें।
प्रकृति ज्ञात करे तथा मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करे। सबसे पहले मूल की प्रकृति कहता है अगर निकालने के लिए, जब मूल की प्रकृति कहता है निकालने के लिए तो a का मान 2, b का मान 3, c के मान -1, सबसे पहले d निकालते हैं। जब भी मूल की प्रकृति कहे तो इसमें d निकालते हैं। d के फॉर्मूला b² - 4ac, d बराबर b के जगह पर 3 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने -1, d बराबर 9 माइनस प्लस 4 दूना 8, 8 और 9 17, 8 और 9 17, यानी d का मान जो 17 आया ये 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक है तो इसके मूल को निकालना है। अगर कहेगा केवल प्रकृति निकाले तो माइनस में अगर यहां पर d का वैल्यू आ जाएगा तो लिखेंगे मूल काल्पनिक है। अब प्लस में आ गया 0 आ गया तो मूल वास्तविक है, तो d निकाल सकते हैं मूल की प्रकृति के लिए। अब इसमें कह रहा है कि मूल की प्रकृति अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d अब बटा 2a। x बराबर -b के जगह पर कितना रखेगा तो 3 प्लस माइनस √d के जगह पर 17 अब बटा 2 गुने a के जगह पर रख दीजिएगा 2, यानी x बराबर -3 प्लस माइनस √17 अब बटा 4। अब इसको अलग अलग तोड़ लीजिएगा, x बराबर -3 एगो प्लस में √17 अब बटा 4 और एगो -3 माइनस में √17 अब बटा 4। आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा। जल्दी बोलेंगे, समझ में आया ना? जल्दी बोलेंगे, समझ में आया ना? ऐसे बन जाएगा ना? चलिए जल्दी से बोलिए, बन जाएगा ना? जल्दी से बोलेंगे, बनेगा ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहेगा 2x² माइनस kx प्लस 5 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहेगा कि k का मान इसमें ज्ञात करें। जब आपके एग्जाम में देगा कि k का मान ज्ञात करें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। k का मान कहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। कह रहे कि मूल समान है। अगर मूल समान होता है तो d का वैल्यू जो होता है, विवेचक जो होता है वो 0 हो जाता है, यानी a का मान 2, b का मान -k और c का मान 5। तो यहाँ पर मूल समान है तो d बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला b² - 4ac बराबर 0, b के जगह पर -kx² -4 गुने a के जगह पर 2, c के जगह पर 5, यानी कि k² 4 दूना 8 पचे 40 बराबर 0, k² बराबर 40। ये जब स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस √40 करेगा, यानी k बराबर प्लस माइनस 40 को 4 गुने 10 लिख सकते हो। k बराबर प्लस माइनस 4 के वर्गमूल 2 √10 आंसर हो जाएगा। तो मूल समान देगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो k का वैल्यू निकाल सकते हैं, जल्दी बोलेंगे। इसके बाद जब 2 नंबरिया खत्म हो जाएगा तो पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन लेकर आएंगे, ध्यान देंगे, जल्दी से बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बन जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सकते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन आए तो बना सकते हैं ना। एक क्वेश्चन आता है कि 2x² प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0 के मूल निकाले गुणनखंड विधि से, के मूल निकाले गुणनखंड विधि से। इसके लिए क्या करना होता है, आपको अंतिम से शुरू वाला में गुना कर दीजिए। तो 5 दूना 10
10 को दो खंडों में तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आ जाए, दोनों को जोड़े चाहे घटाए तो 7 आ जाए। तो ऑलरेडी इसमें है 5 गुने 2 बराबर 10, अब 5 प्लस 2 बराबर कितना जी 7, यानी इस पर टूट जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0, गुणनखंड तोड़ लीजिएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, ये दोनों में से x को कॉमन निकाल लीजिएगा तो 2x प्लस 5 आ जाएगा। ये दोनों में से 1 निकाल दीजिएगा तो 2x प्लस 5 आ जाएगा। एक ब्रैकेट के अंदर वाला लिखते हैं और एक ब्रैकेट के बाहर वाला लिखते हैं, यानी 2x प्लस 5 यानी 2x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, यानी 2x बराबर -5, x बराबर -1, x बराबर -5 बटा 2, अब -1 आपका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, गुणनखंड विधि से अगर पूछे तो बना लीजिएगा, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। इस तरह के क्वेश्चन आए तो बन जाएगा, ठीक है। केवल आसान आसान क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सभी का सभी क्वेश्चन नहीं, बशर्ते हम लोग को 30 को 2 नंबरिया में 15 ही बनाना है। जो मैं बताऊंगा 15 उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अंक बदल जाएगा, आप लोग बैठा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर। कहेगा कि एपी 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट में प्रथम पद तथा सारबंतर लिखें। तो इसमें प्रथम पद पूछेगा तो जो पहले दिखेगा उसी को प्रथम पद कहते हैं। यानी प्रथम पद जब पूछे तो प्रथम पद इसमें कितना हुआ जी 5 हुआ। सारबंतर पूछे तो 10 में से 5 को घटा दीजिए, 10 माइनस 5 बराबर 5 लिख दीजिए, आंसर हो गया। प्रथम पद सारबंतर निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एपी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करे, 30वां पद कहेगा ज्ञात करे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कहेगी 30वां पद ज्ञात करे, तो इसमें प्रथम पद हो गया 10, सारबंतर डी यानी 7 में से 10 गया तो हो जाएगा -3। अब इसमें 30वां पद पूछे तो फॉर्मूला a प्लस 29d, a के जगह पर 10 और 29 गुने d के जगह पर -3, यानी 10 माइनस 87 बराबर -77 आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। जल्दी बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए तो बनता जाएगा ना, आप लोग को देखते चलना है केवल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहेगा यदि एपी के 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो 31वां पद ज्ञात करें। बाबू जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के 11वां पद, तो 11वां पद बराबर 38, इसका फॉर्मूला a प्लस 10 d बराबर 29, इसको समीकरण 1। उसी प्रकार 16वां पद कह रहा था a प्लस a 16 बराबर 73, a प्लस 15d बराबर 73। अब इसको सॉल्यूशन करो, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लो। समीकरण 1 कितना है, a प्लस 10d बराबर 38, ये है a प्लस 15d बराबर 73। अब घटाएंगे, सब माइनस हो जाएगा, सब प्लस है तो ये कट गया, ये हो जाएगा -5, -73 में से 38 गया तो -35, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि d बराबर 35 बटा आ गया 5, ये कट गया तो आ गया 7। अब d का मान समीकरण 1 में रख लीजिएगा। 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब 1 हमारा है a प्लस 10 और d के जगह पर 7 बराबर 38, a प्लस 70 बराबर 29, a बराबर 38 माइनस 70 यानी a बराबर हो जाएगा -32। अब a और d का मान जब आ गया तो कह रहा है 31वां पद, तो a प्लस 30d फॉर्मूला होता है। a का मान कितना है जी
ए का मान -32 आप प्लस 30 का 30 और डी का मान आ गया कितना जी, तो 7 -32 7 तिरका 21 210 210 में से 32 को घटा लीजिए, 0 गया तो 8 10 में से गया तो 7 ये 178 आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे कि एपी के 11वां पद 38, 11वां पद का फॉर्मूला ए प्लस 10 डी बराबर 38, 16वां पद 73 तो ए प्लस 15 डी बराबर 73। ये समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या कीजिएगा, एक में से 2 को घटा लीजिएगा, घटाने से इससे आपका डी का वैल्यू निकल जाएगा। जब डी का वैल्यू निकल जाएगा, यही डी का वैल्यू आप समीकरण 1 में रख लीजिएगा, जिससे आपका ए का वैल्यू निकल जाएगा। और जब ए और डी आपको पता चल जाएगा तो ये पी का कोई भी पद आपको निकालना हो तो निकाल सकते हैं। जल्दी बोलेंगे, समझ में आया ना? जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान देंगे सभी लोग। 15 कहेगा 10 और 250 के बीच कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित है। क्वेश्चन आएगा कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहला तो आपका 10 है, अंतिम 250 है। अब आपको खोजना है कि 10 में क्या 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो 10 में नहीं लगेगा, 11 में नहीं लगेगा, 12 में लगेगा। तो पहला मेरा 12, दूसरा मेरा 16, तीसरा मेरा 20, इस तरह डॉट डॉट। अंत में 250 है। क्या 250 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो देखेंगे कि क्यों नहीं लगेगा। 4 से भाग करेंगे तो 24, 1 0 4 दूना 8, यानी कि शेषफल आ गया 0। सॉरी, शेषफल यहाँ 2 आया। अगर 2 इसमें से घटा देंगे तो यह आ जाएगा 248, यानी 248 जो होगा वो 4 से कट जाएगा। तो अगर अंतिम वाले संख्या को ज्ञात करना हो तो अंतिम वाले में जिसका पूछेगा 4 का पूछ रहा है, 4 से भाग कीजिएगा, जो इसका शेषफल आएगा उसमें से घटा लीजिएगा, यानी 248 आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कितनी संख्या, तो ये तो एपी का क्वेश्चन हो गया। ए बराबर 12, डी बराबर 4, 16 में से 12 गया तो 4, अंतिम पद इसका 248 दिया है, यानी n का वैल्यू हमको नहीं पता। जब भी ए डी एन और n का मान से क्वेश्चन पूछे तो फॉर्मूला हम लोग nवा पद अंतिमवा पद का लगाते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर लिखेंगे 248, ए के जगह पर लिखेंगे 12, एन के जगह का मान हमको पता नहीं, डी का मान दिया है कितना जी 4। 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना जी 4। ये घटा लीजिएगा, ये आ जाएगा 6, यहां घट जाएगा 3, ये हो गया 2, ये 4 से इधर भाग कर दीजिएगा, एन माइनस 1 हो गया। ठीक है ना। 4 से भाग कीजिए, 4 पचे 20, 4 पचे क्या जी 20, हाँ 4 पचे 20। उसके बाद क्या होगा जी 3 36, 4 9 36, यानी कि 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 59 प्लस 1 बराबर n, यानी कि 60 बराबर n, यानी n का वैल्यू कितना जी 60, यानी 0 से लेकर, यानी कि जल्दी बोलेंगे कि समझ में आया कि नहीं। ध्यान देंगे सभी लोग, इस बनेगा कि नहीं। यानी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन कहे और n का वैल्यू कहे निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा, कहेगा एपी 2 4 6 डॉट डॉट के 20 पदों का योग, 20 पदों का योग। इस तरह के भी क्वेश्चन आएगा एसएन का। जब योग पूछेगा तो ए का मान इसमें 2, डी का मान तो घटा लेंगे तो यानी कि 2, एन का मान ऑलरेडी कह रहा है कि 20, इसमें कह रहा है एस एन यानी पदों का योग। इसका फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी पर क्वेश्चन आएगा। अब ये नहीं कि 2 के जगह पर 3 देते तो अरविंद सर नहीं बना हमसे, क्यों नहीं बनेगा जी। 20 बटा 2, ये 2 गुणे a का मान कितना जी तो 2, अब प्लस n के मान हमको पता है कि 20 माइनस 1, डी का मान कितना दिया है दीदी 2, ये 2 से कट गया तो 10, यानी 10 2 दूना 4 प्लस 19 गुने 2,
यानी कि 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 19 दूना 38, यानी कि हो जाएगा ये 10 गुणे और ये 42, दोनों में गुना कर दिए 420 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आए तो बन जाएगा ना एपी के पदों का योग। एक और क्वेश्चन आता है, यदि an बराबर 3n+1 हो तो 15 पदों का योग ज्ञात करें। 20 पदों का 15 पदों का 15 पदों का योग निकाले। बाबू जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा हम आप लोग को बताए हुए हैं, इसमें सबसे पहले a1 प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद हो जाएगा 3 गुने 1 + 1 यानी 4। ये सार बंतर जो होता है जो n के साथ होता है, तो n के साथ में 3 है तो d हो गया n, और n का मान ऑलरेडी दिया है कि 15 पदों का योग। अब Sn का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, n/2 × 2a + n-1 × d, यहां से बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। जल्दी बोलेंगे बनेगा ना, जल्दी बोलेंगे बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि 8 के प्रथम 20 गुणज का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें, जब भी कहेगा योग ज्ञात करें तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। 8 के गुणज का अर्थ होता है कि पहला 8, 16, 24 डॉट डॉट। अब इसमें a का मान तो 8 आ गया, d का भी मान 8 आ गया, 16 में से 8 गया, n का मान आपका 20 आ गया। अब इसका Sn पूछ रहा है तो फॉर्मूला रख लेंगे n/2 × 2a + n-1 × d, यानी n के जगह पर रख लेंगे 20 बटा 2, ये 2a के जगह पर 8, फिर n के जगह पर 20 - 1 और d के जगह पर 8, 2 से कट गया तो 10, ये 16 + 19 गुने 8, ये 10, 16 प्लस गुना कर लीजिए 19 वाटे कितना होता है जी 152, दोनों को जोड़ दिए 10, ये दोनों को जोड़ दिए 6 2 कितना जी 8, 5 1 6 1 168, दोनों में गुना कर दीजिए 1680 आपका आंसर हो गया। 1680 आपका क्या हो गया जी आंसर हो गया। अर्थात इस तरह के प्रश्न आएगा तो बना सकते हैं ना, जल्दी बोलेंगे बन जाएगा ना। इसी पर क्वेश्चन कह दे कि 4 के प्रथम 15 गुणज का योग बन जाएगा ना, योग ज्ञात करें, बनेगा ना, जल्दी बोलेंगे बन जाएगा ना। आप लोग इसको बना लीजिएगा, 4 के प्रथम 15 गुणज का योग, इसी पर बना लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो बन जाएगा ना, जल्दी बोलेंगे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या देगा। अगर क्वेश्चन दे देता है, ध्यान देंगे, ज्यादा कुछ आपको जानने की कोई ज्यादा उतना पढ़ने की कोई ज्यादा, जो पढ़े हैं बहुत ज्यादा पढ़े हैं, बशर्ते एक बार देख लेना है। क्वेश्चन नंबर अगर देता है कि बिंदु 5 2 तथा 7 - 3 के बीच की दूरी निकाले, कि बीच की दूरी निकाले। जब कहेगा कि बीच की दूरी निकाले तो आपको यहां पर लिखना है a का मान 5 2, b का मान 7 - 3, यानी x1 के मान 5, y1 के मान 2, x2 के मान 7, y2 के मान -3। अब यहां दूरी सूत्र तो ab बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। चलिए x2 का मान लिखेंगे कितना जी तो 7, x1 का मान कितना 5, y2 का मान कितना -3, y1 के मान कितना जी तो 7 में से 5 गया तो 2 2 का स्क्वायर 4, -3 - 2 - 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों को जोड़ देंगे 29 मात्रा का आ गया आंसर। दूरी निकल जाएगा, जल्दी बोलेंगे। इसी पर एक क्वेश्चन और है कि 2 बिंदु है, a का मान दे दिया ab, अब b का मान दे दिया -a - b। अब तब कहे कि ab का दूरी निकाले तो ऐसा ही बनाइएगा, x1 के मान a, y1 के मान b, x2 के मान -a,
y2 के मान आ गया -b। ठीक है, अब यहां पर निकालेंगे ab का दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। x2 का मान लिखिएगा कितना जी, तो माइनस है, x1 का a, y2 का कितना है जी -b, y का मान है b, माइनस से -2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, -b -2b इसका स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर, दोनों में 4 है तो 4 को कॉमन निकाल लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए 2 और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक आपका आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी बोलेंगे, किताब दो, किताब लाओ जी, जल्दी बोलेंगे। हो जाएगा, जल्दी बोलेंगे, बनेगा ना दूरी सूत्र। चलिए अब आपके क्वेश्चन है कितना नंबर था, 17 18 था, 19 नंबर देखते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। कहेगा कि एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करें, एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स अक्ष का वह बिंदु, इसको ध्यान से देखना है, वह बिंदु ज्ञात करे, ये पूछेगा, वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 - 5 तथा -2 9 से समदूरस्थ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बिंदु है एक्स अक्ष पर, एक बिंदु है एक्स अक्ष पर जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ नहीं पता है, एक्स अक्ष पर है, और वहां से दो बिंदु है, एक 2 - 5 और एक -2 और 9। ये समदूरस्थ, जब भी समदूरस्थ का क्वेश्चन पूछता है तो एक बिंदु यहां पर ए है जो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर होगा तो निर्देशांक x0 और y अक्ष पर होगा तो 0y। यहां से दो बिंदु समदूरस्थ है, एक b और एक c। इस b का कोऑर्डिनेट है 2 - 5 और c का कोऑर्डिनेट है -2 और 9। अब कह रहे हैं कि दोनों समदूरस्थ है, अगर समदूरस्थ कह रहा है तो जितना बड़ा हमारा ए बी होगा उतना ही बड़ा ए सी होगा, लिख देंगे। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करते हैं जिससे रूट, क्वेश्चन वाला रूट जो होता है वो, जो सूत्र वाला रूट होता है वो हट जाए, स्क्वायर कर देंगे। अब इसका सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र ab के स्क्वायर के लिए, ab का सूत्र होता है रूट अंडर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसके लिए भी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ab के लिए x2 के मान कितना होगा, तो 2 होगा, x1 का मान कितना होगा तो x होगा, y2 का मान कितना होगा -5, y1 का मान कितना होगा तो 0। इसके लिए AC के लिए -2, x1 का मान x, y2 के लिए 9, y1 का मान 0 लिख देंगे, या a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो a स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर 4, -2ab तो 2 दूना 4x होगा, प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -5 में से 0 गया, -5 -5 के स्क्वायर 25 हो गया। अगर ये दोनों माइनस के रूप में अगर होता है तो ये दोनों a प्लस बी के जैसे कार्य करता है, यानी कि a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2ab तो 2 दूना 4x, प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ये 9 में से 0 गया तो 9, 9 का स्क्वायर 81, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देंगे, ये +4 से +4 काट देंगे, -4x से +4x नहीं कटेगा, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे -4x, ये प्लस में इधर आया तो माइनस बराबर 81, ये 25 प्लस में उधर गया तो माइनस, यानी कि -8x बराबर 56, यानी कि x बराबर 56 बटा -8 कट गया तो माइनस कितना जी 7। अब कह रहा है कि a का कोऑर्डिनेट x0, a का कोऑर्डिनेट x का मान -7 और y के मान 0। जल्दी कमेंट करेंगे कि समझ में आया या नहीं, जल्दी कमेंट करेंगे कि समझ में आया या नहीं। इसको एक बार 2 बार देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, जल्दी बोलेंगे।
जल्दी बोलेंगे। हो जाएगा ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु है, एक P और एक Q है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वो भी है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि P और Q दो बिंदु है। P का कोऑर्डिनेट 2-3, Q का कोऑर्डिनेट 10y, और कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन कोई आएगा कि कहेगा कि दो बिंदु है, एक P है और एक Q है, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो 10 मात्रक है, तो ऐसा ही बनाइएगा कि PQ बराबर 10 मात्रक। ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, PQ स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना जी, तो 100। x2 के मान इसके लिए कितना लिखिएगा, तो 10, x1 का मान 2, y2 का मान y, अब माइनस y1 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 6y, अब प्लस 9, 100 प्लस में इधर आया तो माइनस बराबर 0। ठीक है, यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y और 64 और 9 को जोड़ दीजिएगा 73 माइनस 100 बराबर 0, यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस 27 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ लेंगे। अब इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ लेंगे, और जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका y का वैल्यू हो जाएगा। अब गुणनखंड क्या तोड़ेंगे, y स्क्वायर, हेलो हाँ क्लास ले रहे, क्लास ले कॉल करते, कहाँ है वो? चलिए देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन जो है ऐसे आएगा। अब y इसका गुणनखंड तो 27 को तोड़ के 6 लाना है, तो तोड़ सकते हैं 9 त्रिका 27, और 9 में से 3 गया तो कितना जी, तो 9 में से 3 गया तो 6। अब इसका गुणनखंड तोड़ देंगे, y स्क्वायर प्लस 9y अब माइनस 3y अब माइनस 27 बराबर 0। इसमें से कॉमन निकाल लो, y प्लस 9 हो जाएगा, -3 को कॉमन निकाल लो, y प्लस 9 बराबर 0 हो जाएगा। एक y प्लस 9 ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला बराबर 0, यानी कि y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर -9, y बराबर 3, यानी कि y का वैल्यू निकल गया, एक -9 और एक हो गया 3। ऐसे भी क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी कमेंट करेंगे, बनेगा ना? जल्दी कमेंट करेंगे, बनेगा ना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था जी, 20 था। 21 की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का, ये पूछेगा 100% निर्देशांक ज्ञात करें, ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 तथा 4 -3 को 2:3 में विभाजित करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विभाजन फार्मूला का है
इस तरह के जब भी क्वेश्चन देता है, आप कहता है कि 2:3 में, तो कह रहा है कि ए दो बिंदु है, एक ए है, ए का मान दिया है कितना जी, -1 और 7, बी का मान दिया है 4 -3, इसके बीच में एक बिंदु सी है जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता, निर्देशांक नहीं पता, पता है कि ये 2:3 में विभाजित करता है, तो 2:3 हो गया, यानी कि m1 के मान 2, तो m2 के मान 3, x1 के मान आ गया -1, y1 के मान 7, x2 के मान आ गया 4, y2 का मान आ गया -3। अब इसमें आपको विभाजन सूत्र x का फॉर्मूला m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 फॉर्मूला लगा लेंगे। m1 का मान कितना जी 2, x2 के मान कितना जी तो 4, m2 का मान तो 3, x1 का मान कितना -1, m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, 4 दूना 8 -3 और 2 3 5, यानी कि x बराबर ये 5/5 कट गया तो 1 आया। उसी प्रकार y का निकाल लेंगे, y का क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटा m1 प्लस m2, ठीक है। m1 के मान 2, y2 के मान देख लेंगे इसमें -3, m2 के मान 3, y1 के मान इसमें कितना जी तो 7, अब बटा 2 + 3, y बराबर 3 दूना 6 -6, 7 तिरका 21/5, 21 में से 6 गया 15/5, ये कट गया तो 3, यानी c का कोऑर्डिनेट x और y, यानी c का कोऑर्डिनेट x के जगह पर 1 और y के जगह पर 3 हम लोग लिख देंगे। विभाजन फॉर्मूला बन जाएगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बनेगा ना, जल्दी बोलो, बनेगा ना विभाजन फॉर्मूला, जल्दी बोलिए, अब समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, जल्दी से जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर, कहेगा त्रिभुज के 3 बिंदु दिया हुआ है, ए का मान 5 3, बी का मान -2 3, सी का मान 1 4 का क्षेत्रफल निकालें। अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष देता है और उसका क्षेत्रफल पूछता है, बीएम क्वेश्चन है जी, अगर क्षेत्रफल पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें x1 के मान 5, y1 के मान 3, x2 के मान -2, y2 के मान 3, x3 के मान 1, y3 के मान 4। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 y1 x2 और y3 y1 अब प्लस x3 y1 y2 इस फॉर्मूला पर रख के बना लेंगे, यानी कि 1/2 x1 के जगह पर 5, y2 के जगह पर 3, y1 के जगह पर 3 प्लस x2 के जगह पर -2, y3 के जगह पर 4, y1 के जगह पर 3, x3 के जगह पर 1, y1 के जगह पर कितना जी तो 3 और y2 के जगह पर कितना जी तो 3, अर्थात ऐसे लिख देंगे। ओहो, यहां पे गलती किया है जी, 23 होगा, 3 होगा, यहां पर हम लोग गलती किए हैं, यहां पर होगा 4, ठीक है ना, x1 y2 y3 होता है, सॉरी देख लीजिएगा आप लोग। 1/2 ये 5 गुणे -4 में से 3 गया, -4 में से 3 गया तो -1 प्लस माइनस 2 गुणे 4 में से 3 गया 1, अब प्लस 1 गुणे 0, 3 में से 3 गया तो 0। अब चलिए देखिए 1/2 ये -5 ये -2 अब प्लस 0, यानी 1/2 -5 -2 -7, और इसका क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए प्लस इस 7/2 वर्ग मात्रक आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, बस 2-3 क्वेश्चन और ही पढ़ना ही है, बस ध्यान देंगे, 2 नंबरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी देखेंगे, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, कहेगा कि अगर तीनों बिंदु संरेखीय है, ए का मान मान लेते दिया है 7 -2, बी का मान दिया है 5 1
सी का मान दिया है 3 और के। कहता कि त्रिभुज के या 3 बिंदु है और ये तीनों के तीनों बिंदु संरेखी है, 3 बिंदु है और तीनों बिंदु संरेखी है, तो इसमें के का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा ये। तो इसमें क्या करेंगे, x1 का मान 7, y1 का मान कितना लिखेंगे तो -2, x2 के मान 5, y2 के मान आप लोग लिखेंगे 1, x3 का मान लिखेंगे 3, y3 का मान लिखेंगे k। अब इसमें पूछ रहा है, कह रहे तीनों बिंदु संरेखी है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि जब संरेखी होता है तो क्षेत्रफल 0। अब सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 लिख देंगे बराबर 0। चलिए 1/2 ये गुना में था, उधर भाग कर जाएगा तो कहानी खत्म। x1 के मान बोलेंगे 7, y2 के मान लिखेंगे कितना जी 1, y3 के मान लिखेंगे k, x2 के मान लिखेंगे 5, y3 का k, y1 का -2 तो +2 हो जाएगा, x3 का मान 3, y1 का मान -2, y3 का मान 1, अब बराबर कितना जी 0। 1/2 उधर चला गया, 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10, 3 गुणे -3 बराबर 0, यानी 7 + 10 17, -7 के में से 5 के गया तो -2 के, प्लस में माइनस से गुना किया -3 × 9 बराबर 0, 17 में से 9 गया तो 8, -2 के इक्वल टू 0, 8 प्लस में उधर गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, के बराबर 8/2 बराबर 4 आपका आंसर हो गया। अर्थात जब तीनों बिंदु संरेखी देगा उस परिस्थिति में, संरेखी परिस्थिति में आप लोग इस चीज का क्षेत्रफल 0 लिखिएगा, और जब 0 हो जाएगा तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका के का वैल्यू निकल जाएगा। जल्दी बोलेंगे, निकल जाएगा ना, जल्दी बोलेंगे, 2-3 क्वेश्चन और बस मात्र बताएंगे ही, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कितना था जी 23 था। 24 देखते हैं, लिखा जाए यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान निकाले। तो साइन ए का फॉर्मूला लिख देंगे P/H 3/4, इसमें b का नहीं मान दिया है तो लिख देंगे h² अब -p², यानी 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 -9 ये √7। जब इसका मान आ गया, ये b का आ गया, तब कह रहा है कि cos a का मान, तो फॉर्मूला आप लोग जानते हैं B/H, b का मान आ गया √7, h का मान 4। अगर पूछ दे tan a का मान, फॉर्मूला P/B, P का मान आ गया कितना जी तो P का मान आ गया 3, b का मान √7 है, आप लोग लिख सकते हैं। बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चन, जल्दी बोलेंगे कमेंट करेंगे, बनेगा ना, जल्दी बोले बनेगा ना, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देगा यदि tan a + b, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला में देखते हैं, यदि tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b 1/√3 है, तो a तथा b का मान निकाले, b का मान निकाले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि tan a + b बराबर √3, अब tan का tan a + b का a + b, tan कितना का मान √3 तो tan 60 का मान, tan से tan कट गया, a + b बराबर कितना डिग्री तो 60 डिग्री। उसी प्रकार लिखा है कि tan a - b बराबर 1/√3, तो tan a - b बराबर tan कितना डिग्री जी तो 30 डिग्री, tan से tan कट गया, a - b बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 1 - समीकरण 2,
समीकरण 1 अब प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ देंगे, यानी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो a 2a, ये b से b कट गया, ये 90 डिग्री आ गया, ये 2 से काट दो, कितना डिग्री, 45 डिग्री आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक मेरा कितना है, तो a प्लस बी बराबर 60 है, तो 45 प्लस बी बराबर 60, इसलिए b बराबर 60 माइनस 45 अब बराबर 15 डिग्री और a का मान आ गया 45 डिग्री। जल्दी बोले कि आया कि नहीं, आ जाएगा ना, एक क्वेश्चन आएगा, आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि हम अब समय थोड़ा सा कम लेंगे और ज्यादा क्वेश्चन को बताएंगे। ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान देंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर था 24, ये 25 था, 26 देखेंगे। चलिए 26 हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे। लिखा हो कि साइन 4a बराबर कॉस a माइनस 20 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें। इस तरह का जब क्वेश्चन देगा तो अगर इधर कॉस है तो इधर भी कॉस लिख देना सॉल्यूशन करते समय। आगे लिखेंगे क्या, साइन, साइन हम लोग लिखेंगे क्या इसमें, साइन 4a इक्वल टू कॉस a माइनस 20 डिग्री, इधर कॉस है तो इधर भी लिख देंगे कॉस, और 90 में से इसके कोण को घटा देंगे, 4a को घटा देंगे, इधर हो जाएगा कॉस a माइनस 20 डिग्री, कॉस से कॉस को काट देंगे, लेकिन काटते नहीं है, दिखाते केवल 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 माइनस 4a, a प्लस में a इधर आया तो माइनस, माइनस 20 डिग्री, 90 प्लस में इधर गया तो माइनस, ये माइनस 5 पे ये हो जाएगा माइनस 110, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 110/5, ये कट जाएगा तो कितना डिग्री जी, तो 22 डिग्री बन जाएगा। कितना डिग्री जी, 22 डिग्री। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन अगर देता है, ध्यान देंगे सभी लोग, इसी पर एक और क्वेश्चन देता है आपके एग्जाम में कि यदि tan a बराबर cot b हो, तो सिद्ध करें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन देगा, वैसा ही बनाना है। कैसे बनाइएगा, लिखिएगा कि tan a बराबर cot b, इधर cot है तो इधर cot, 90 माइनस a बराबर cot b, cot से cot कट गया, ये 90 माइनस a बराबर b, 90 बराबर b आप प्लस a माइनस उधर b हो गया, या करके लिख दीजिएगा a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a भी प्रूफ हो जाएगा। जल्दी बोलेंगे, आया ना, जल्दी बोले, आया ना ये। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये बन जाएगा ना, जल्दी बोलेंगे, जल्दी बोलिए, बन जाएगा ना। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर। बस में कुछ क्वेश्चन, बस ज्यादा क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चनों को बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा, ऐसे आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन जो है, ये अगर पूछेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि एक थैला है और उस थैले में 5 काली गेंद, यानी काली गेंद पूछ दे, काली गेंद पूछे 5 और लाल गेंद पूछ दे 3, और कहे कि काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, तो सबसे पहले कुल गेंद ज्ञात कर लो, तो कुल गेंद हो गया 8। अब पूछे काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता,
तो काली गेंद की प्रायिकता पूछे तो जिसकी प्रायिकता पूछेगा उसके संख्या को ऊपर और टोटल संख्या को नीचे। तो काली गेंद का पूछेगा तो ऊपर 5 और टोटल नीचे कितना जी 8, आपका आंसर हो गया। अगर पूछता लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद की प्रायिकता तो हो जाएगा 3/5, 3/8 बन जाएगा प्रायिकता। प्रायिकता में ज्यादा कुछ बहुत आसान क्वेश्चन देता है, कुछ घबराने की बात नहीं है। प्रायिकता का मान, जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 या 0 से बड़ा और हमेशा 1 से छोटा होता है। घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योग 1 होता है। प्रायिकता का मान न कभी 1 से बड़ा हो सकता है न 0 से छोटा हो सकता है। ठीक है जी, जल्दी बोलेंगे, बन जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं। अगर पूछ दे आपके एग्जाम में कि 2, 5, 7, ध्यान देंगे 2, 5, 7, 3, 2, 4, 5, 2 का माध्य निकालें, या पूछ दे माध्यक निकालें, या पूछ दे बहुलक निकालें, तीनों हम इसी पर समझा देते हैं। अगर माध्य कहता है तो माध्य का अर्थ होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो 2, 5, 7, 7 दूना 14, 3 17, 17 दू 19, 4 23, 5 28, 2 30 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 8। काट देंगे इसको 2 से, ये 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। भाग कर देंगे 4 तिहाई 12, 3 7 चौका 28, 4 5 20, आपका आंसर हो गया। अगर माध्यक पूछता है तो इसको बढ़ते क्रम में सजा दो। कैसे? 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर आपका 5 फिर 5 फिर आपका 7। ठीक है ना, छूट रहा है क्या जी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक तो है जी। यहाँ पे 7 हो रहा है, 2 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है, 4 छूट रहा है। चलिए 4 5 फिर 5 और फिर 7। अगर इस तरह का पूछता है माध्यक तो इधर छांट लीजिए 2 3, इधर छांट लीजिए 3, जो 2 को बचता है वो दोनों को जोड़कर भाग कर दीजिए 2 से, यानी कि 7 बटा 2 भाग कर दिए 3 दशमलव कितना जी, तो 5 भाग कर दिए 3 दशमलव कितना जी, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 7 अंक होता है, अगर ये नहीं रहता तो 2 3 इधर छांट लेते, 3 इधर, जो बीच में बचता वही माध्यक हो जाता है। अगर बहुलक पूछता है, अगर बहुलक पूछता तो बहुलक इसमें सबसे अधिक बार आने वाला था, 2 सबसे अधिक बार आया है तो बहुलक 2 हो जाएगा। ये पूछेगा 1 2 नंबर में तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, एक और मात्र देख लीजिए, कहेगा कि यदि एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री और उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा का मान 60, त्रिज्या का मान r, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 अब पाई r स्क्वायर। थीटा का मान रख दीजिएगा 60 बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 7 का स्क्वायर, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, ये 6 मर्त में कट गया, ये 3 और यह 11, यानी 11 7 77 अब बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन कहता है, बन जाएगा ना, जल्दी बोले, कहता है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ये दोनों का क्षेत्रफल का योग एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बस वैसा ही बनाइएगा, लिखिएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर, छोटा वृत्त का तो पाई r1 का स्क्वायर अब प्लस पाई r2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमा ले लीजिएगा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर तो 64, दोनों को जोड़ दीजिएगा 100, r बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10।
उसी प्रकार कहेगा कि दो वृत्त की त्रिज्या अगर 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है और उसके परिधि का योग एक बड़े वृत्त का परिधि है, तो लिखेंगे बड़े वृत्त का परिधि बराबर दो छोटे वृत्त की परिधि बन जाएगा। चलिए ये 2 नंबरिया कंप्लीट हुआ। इसमें से जो भी हो कुछ आप लोग पढ़े हुए हैं 12 मंथ में, आप लोग इसको एक बार देख लिए, बहुत अच्छा है। अभी कुछ देर के बाद मैं फिर एक 5 नंबर का वीडियो में डालने जा रहा हूं, जो पूरे 5 नंबरिया एक जगह आएगा, उसको आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।